हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के लेक्चर में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। ठीक है, इसमें हम तीन लोगों के जो कॉन्सेप्ट दिए गए, तीन वैज्ञानिकों द्वारा, उनकी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह समझाया कि क्या कौन सा मटेरियल एसिड है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एसिड है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बेस है। उन्होंने कुछ थ्योरियाँ दी हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिनियस कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ दो और कॉन्सेप्ट मिले हमें। एक तो है एरिनियस कॉन्सेप्ट हो गया पहला, ठीक है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है ब्रोस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट। तीसरा हमारा रहेगा लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो तीन हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिनियस कॉन्सेप्ट की। ऑलराइट, तो एरिनियस ने हमें, वैज्ञानिक ने हमें ये बताया कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं या एसिड वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कि जो क्या करते हैं, एसिड हमें क्या देते हैं, H+ आयन। ठीक है, पानी में घोलने पर अगर कोई चीज़ H+ आयन दे रही है तो वो होती है एसिड। बेस के लिए उन्होंने क्या कहा, बेस क्या होता है जो हमें देता है OH- आयन। ठीक, तो सीधी सी बात उन्होंने यही कही कि भाई एसिड हो देता है, एसिड वो होता है जो H+ देता है, बेस क्या होता है जो OH- देता है। ठीक है, इन्होंने सीधी सी बात ये कही। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहले एसिड का देखते हैं। एसिड में देखिए HCl है, ठीक है, HCl क्या बना रहा है, H+ और Cl, तो हम पर ये H+ आयन दे रहा है। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल इसमें देख लेते हैं हम एक बार। सेकंड एग्जांपल है H2SO4। H2SO4 क्या कर रहा है, दो H+ आयन दे रहा है। ठीक है, प्रोटॉन दे रहा है दो, और दूसरा नेगेटिव पार्ट दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर भी H+ आयन दे रहा है। ये ऐसी इसी प्रकार CH3COH है, ये घोलने पे क्या देगा पानी में, H+ आयन और CH3CO जो नेगेटिव पार्ट है इसका बच गया। ठीक है, तो यानी कि सीधी बात ये है, एसिड वो चीज़ है जो हमें H+ आयन देगा। ये एरिनियस कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एसिड के लिए। बेस के लिए क्या था, OH- जो देगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कहा NaOH है, NaOH में क्या दे रहा है, Na+ और OH-, यानी कि OH मिल रहा है हमें। ठीक है, ऐसे CaOH2 ये क्या दे रहा है, 2OH, और NH4OH ये भी दे रहा है OH। तो यानी कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट जो OH- आयन देंगे पानी में घोलने पे, ठीक है, यानी वाटर का सॉल्यूशन है उसमें अगर हम OH मिल रहा है तो वो होते हैं बेस, H+ मिलता है तो एसिड। ठीक, ये इसका सीधा साधा यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसमें कुछ और बातें कही इन्होंने। अब इन्होंने बात करी है किसकी, प्रबलता की, अम्ल की या एसिड की या बेस की प्रबलता की बात करी है। प्रबलता का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात करी है। ठीक, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है कि पानी में घोलने के बाद पानी में घोलने के बाद वह कितने H+ आयन देता है। ठीक है, यानी कि कोई एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा जितना उसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर कोई एसिड हमें कम H+ आयन दे रहा है तो वो वीक होगा, ज़्यादा दे रहा है तो स्ट्रांग होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है H2CO3 क्या करता है, H2CO3 हमें क्या देता है, बहुत कम H+ आयन देता है, तो ये वीक एसिड है। ठीक, ये HCl और H2O ज़्यादा देता है तो ये स्ट्रॉन्ग है, H2CO3 कम देता है तो ये वीक एसिड कहलाया जाता है। ठीक, तो सीधी बात है, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ऑलराइट, अब बात आती है बेस की। बेस का वही हिसाब कि भैया जो जितना ज़्यादा OH देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जितने कम देगा वो वीक बेस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल NaOH का, NaOH KH प्रबल अम्ल, प्रबल बेस है, बेस आएगा यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, NaOH और KOH ये प्रबल बेस कर लीजिएगा, इसको बेस है क्योंकि ये बहुत अधिक OH आयन देते हैं। ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्गर बेस हैं क्योंकि बहुत OH देते हैं। लेकिन CaOH2 और NH4OH दुर्बल बेस हैं, क्यों, क्योंकि ये हमें बहुत कम OH आयन देते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा एरिनियस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का। अब कोई हमें थ्योरी या कोई कॉन्सेप्ट दे जाता है तो उसकी कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, कुछ मतलब कि हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं। ठीक है, तो हम उन्हें देख लेते हैं कि एरिनियस के कॉन्सेप्ट की क्या लिमिटेशंस थी, कहाँ वो चूक गए। तो एरिनियस कॉन्सेप्ट की क्या था, ये
केवल जल में विलय पदार्थों का ही सीमित था, क्योंकि इनकी थ्योरी इसी में बेस थी कि पानी में मिलाने पर जो देता है, ठीक है, तो ये केवल जल में जो मिल सकते थे उन्हीं के बारे में बताता था कि ये एसिड है या बेस है, ठीक। ये पहली लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन क्या दे रखी है कि यह सिर्फ उन तक सीमित था जो H+ या OH बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो और भी ऐसे कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, कंपाउंड हैं जो OH या H+ नहीं देते हैं, ठीक, ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है SO2 CO2 NO2, ये एसिडिक नेचर है, लेकिन इनमें कहीं भी H+ या OH आयन देने का कोई क्षमता नहीं है। आपको दिख रहा हो ना तो H+, ना तो H है ना OH है इनमें, ठीक। इसी तरह MgO CO और NH3, ठीक, इसके अंदर भी हमारे पास ना तो कोई OH आयन देने की कोई क्षमता नहीं है किसी में भी, ठीक। तो ये भी एक बेस की तरह व्यवहार करता है, लेकिन इसमें कोई भी OH आयन नहीं है, इसमें कोई H+ आयन नहीं है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ऑलराइट, तो ये थी इसकी लिमिटेशन एरिनस कॉन्सेप्ट की। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है जिसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि एसिड वो हैं, एसिड क्या होते हैं जो H+ आयन डोनेट कर सकते हैं, यानी कि दे सकते हैं। ओके, एसिड वो हैं जो हमें H+ आयन डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक। ये कहा है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। और बेस क्या होंगे? बेस हमारे पास बेस वो होंगे जो H+ आयन ग्रहण कर सकते हैं, यानी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेस वह जो H+ को एक्सेप्ट करता है, एसिड वो होता है जो H+ को डोनेट करता है, ठीक। ये कहा गया था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ऑलराइट, इसको कहा गया बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर और एसिड को प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो H+ है ये एक प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन ही होता है। क्यों? कि भैया H का एटॉमिक नंबर क्या है, क्या होता है? 1। ऑलराइट, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब ये एक चला गया तो खाली प्रोटॉन ही बचा, उसका न्यूक्लियस से वही बचा प्रोटॉन, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ये प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक बात और कही गई है कि जो प्रोटॉन विलयन में, यानी कि जो प्रोटॉन जो H+ आयन दिया है ये स्वतंत्र नहीं होता, यानी कि फ्री H+ फ्री नहीं होता है, ठीक है। H+ फ्री नहीं होता है। इसका क्या है, ये H+ फ्री ना होके बल्कि एक कंपाउंड की फॉर्म में रहता है, ठीक है। क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। H2O+ H+ ये बनाता है हमारा क्या, H3O+, ठीक है। H2O+ H+ ये बनाता है H3O+, यानी हाइड्रोनियम आयन, ये रहा, ठीक है। H2O के अणु के साथ संयोग करके H3O आयन बनाता है। कहा है हमें HCl HNO3 और NH4, ठीक। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। HCl को जब पानी में मिलाया, ठीक है, HCl को पानी में मिलाया HCl पर H2O, तो ये क्या करता है, एक H को डोनेट करा HCl ने, ठीक है, प्रोटॉन, ये बन गया H3O+ और अलग हुआ क्या, Cl, ठीक है। HCl+Cl- बनाया, ठीक। इसी तरीके से HNO3 और H2O, HNO3 को पानी में मिलाया तो इसने क्या बनाया, H3O+, एक H दे दिया और बचा NO3-, ठीक। इसी प्रकार और NH4+ और H2O ये बनेगा, ठीक है। बोला। अब अगला आता है बेस। बेस देखते हैं, बेस क्या करता था, एक प्रोटॉन लेता था, ठीक है ना, यानी H+ आयन लेने वाला बेस है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं CO3 2- का। CO3 2- है, ये कंबाइन हुआ किससे, H3O+ से। इसने क्या बनाया, SCO3- और H2O, ठीक है। यानी इसने एक H ले लिया H3O+ से और बना लिया HCO3-,
ठीक है। अगला एग्जांपल NH3 का। NH3 बेसिक नेचर होते हैं, तो बेस क्या करता है, NH3 इससे हाइड्रोनियम से एक H ले लेगा और क्या बनाएगा, NH4 प्लस एंड H2O। सेम फर्दर एग्जाम्पल वही है कि हर कोई H3O से एक एक H ले लेता है और अपना वही है आर्हेनियस थ्योरी से कि ये केवल जो वाटर सॉल्युबल थे यानी जो जल में मिल सकते थे सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं था। ठीक है, जैसे कि हम इसमें ये वो भी मिश्रण कर सकते हैं या फिर उनकी विलयन कोई बता सकते हैं जिनमें जल मौजूद नहीं है, जैसे कि HCl गैस और NH3 गैस। ये दोनों गैस हैं, गैसियस हैं, गैसियस स्टेट में रहती हैं, HCl गैस NH3 गैस। तो हमने इनका भी रिएक्शन करवाया जो कि रिएक्शन करके NH4Cl बनाती हैं। ऑलराइट, तो इसमें क्या है, जब HCl और NH3 गैसेस फॉर्म रिएक्शन होता है तो जो HCl एक प्रोटॉन दे देता है अपना, ठीक है, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन दे देता है HCl और जाकर NH4 प्लस बनाता है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये HCl में से ठीक एक H निकल के यहाँ आ गया। ठीक है, ये बना गया NH4 प्लस और ये बचा क्या, Cl माइनस। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये इसमें ये सिर्फ वाटर सॉल्युबल तक नहीं, हमें बिना वाटर के गैसीय स्टेट में भी होंगे या दूसरे और केमिकल होंगे उनको भी बता सकता है। हर उसे वाटर में सॉल्युबल करने की या पानी में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और फिर ये उन बेसिक जो एलिमेंट है, कुछ बेसिक पदार्थ हैं जो कि शहरिया यानी कि बेसिक कैरेक्टर रखते हैं लेकिन OH आयन नहीं देते, उनको भी एक्सप्लेन करता है। ठीक, क्योंकि जो हमारा एरेनियस कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ हमें उनके लिए बताता जो H+ आयन दे देते हैं, OH आयन माइनस आयन दे देते हैं, लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट हमें उन बेसों का भी बताता है जो OH माइनस आयन नहीं देते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले NH3 का। NH3 एक बेस है क्योंकि वो प्रोटॉन ग्रहण करता है यानी H+ आयन ग्रहण करता है। फिर लेकिन इसमें OH माइनस आयन ना तो उसके अंदर कोई OH माइनस आयन जनरेट नहीं होते हैं। ठीक, फिर भी वो बेसिक क्यों है, क्योंकि वो प्रोटॉन लेता है, H+ आयन ले लेता है। तो ये हमारा ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ कि अगर कोई एलिमेंट या फिर कोई पदार्थ H+ आयन देता या फिर OH आयन नहीं देता तब भी वो बेसिक या एसिड क्यों होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन उसको बखूबी कर देता है। ओके, अब इसी में हमारा एक पार्ट आता है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर ही, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर को हम इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए हम समझते सबसे पहले समझते हैं कंजुगेट बेस क्या होता है। ठीक, कंजुगेट बेस का तो समझिए कि हमारा HCl था, ठीक है, HCl है, HCl ने एक प्रोटॉन दे दिया, ठीक, यानी कि H+ दे दिया, तो ये H+ प्लस Cl माइनस बनाएगा। ठीक है ना, ये बनता है। अब इसने क्या करा, ये H+ तो दे दिया, ठीक, अब जो ये बचा Cl माइनस, इसकी एबिलिटी क्या हो गई, इसकी एबिलिटी हो गई प्रोटॉन को यानी H+ आयन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, यानी कि ये जब टूट गया H+ और Cl माइनस में तो इसकी एबिलिटी, ये H तो डोनेट हो गया, H+ तो डोनेट हो गया, तो Cl जो बचा ये बन जाएगा, इसकी एबिलिटी हो जाएगी H+ ले नहीं, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को लेगा। ठीक, तो ये जो बना इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। ठीक है, या सहयुग्मी सहयुग्मी बेस। ठीक, कंजुगेट बेस हो जाता है ये, क्योंकि अब उसकी एबिलिटी, इस Cl की एबिलिटी हो गई है प्रोटॉन को लेने की। ऑलराइट, ये हो गया कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंजुगेट एसिड वो होता है जो कि प्रोटॉन लेता है। मान लीजिए ये HCl का लेते हैं एग्जांपल। ठीक, इसमें क्या हुआ, HCl टूटा तो ये क्या बना, पानी साथ मिलके ये HCl में जब H2 मिला दिया तो ये क्या बना, H3O प्लस और Cl माइनस। तो ये तो था भैया हमारा क्या बना, ये तो बन गया बेस और ये बन गया कंजुगेट एसिड। क्यों, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन ले लिया, ठीक है, एक H+ आयन ले लिया, अब इसकी एबिलिटी क्या आ गई, डोनेट करने की। ठीक है, अभी इसके पास एक एक्स्ट्रा है, चाहिए दे सकता है। ठीक, तो इसलिए कहला जाता है कंजुगेट एसिड। ओके, तो नीचे हमें दे सकते हैं एग्जांपल, जैसे Cl माइनस एंड HCl सभी बेस हैं, ठीक, और H3O वाला H2O सभी अम्ल है। ठीक, ये कंजुगेट एसिड और ये कंजुगेट बेस कहलाए जाते हैं। ठीक, ऑलराइट,
तो हम कह सकते हैं कि अम्ल यानी एसिड प्लस बेस बनाते हैं इस कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, राइट। तो ये थे हमारे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब इसके बाद H2 वगैरह HCO3 माइनस, ये दोनों एसिड या बेस दोनों की तरफ समान व्यवहार करते हैं। कैसे कि अब ऊपर देखिए, इसके एग्जाम्पल में समझिए। यहाँ पर देखिए आप, जो वाटर है H2O, ठीक, ये यहाँ पर बेस की तरफ वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटॉन ले सकता है, लेकिन दूसरी साइड में इसने प्रोटॉन जब ले लिया, ठीक है, तो ये बनाया H3O प्लस आयन, तो अब व्यवहार कर रहा है किसकी तरह? अब व्यवहार कर रहा है ये एसिड की तरह। उसी तरीके से सेम तरीके से SCO3 भी एक्ट करता है, इसलिए इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक, ये क्योंकि ये दोनों एसिड और बेस दोनों की तरह समान व्यवहार करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये तो थी ब्राउनस्टाड-लॉरी थ्योरी, ठीक है, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो बनते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब इसकी कुछ लिमिटेशन, इसकी भी कुछ सीमाएं थ्योरी की भी, वो हम देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात तो ब्राउनस्टाड-लॉरी थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो ना तो H देते हैं, ठीक, ना H लेते हैं, फिर भी वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि BF3 है, AlCl3 और FeCl3, ठीक, इनमें ना तो H दिया जा रहा है ना दिया जा रहा है, ठीक है, इनमें कोई डोनेट करने की कोई पावर नहीं है, क्योंकि इनके पास H है ही नहीं इनमें, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल में, फिर भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ऐसा क्यों होता है। ओके, अगला है कि जो कुछ ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स हैं, उनकी क्रिया को नहीं बता पाता, क्योंकि इनमें भी हाइड्रोजन नहीं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, ये इन दोनों को रिएक्शन के अंदर बता पाता कि भैया इनमें कैसे कौन सा एसिड हो रहा है, कौन सा बेस है, ठीक, इनकी रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनमें भी ना हाइड्रोजन लिया जा रहा है ना हाइड्रोजन दिया जा रहा है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को स्वीकार करते हैं, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, ठीक, स्वीकार करके क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजक बंध। कौन सा? कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? उपसहसंयोजक, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, यानी कि जो हमारे एसिड है वो क्या होते हैं? वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है, ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एसिड हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ऑलराइट। एसिड होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और बेस क्या होंगे? फिर बेस होंगे डोनर, सीधी सी बात है। यानी कि एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ऑलराइट। और ये डोनेट और एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजक, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑलराइट। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ आप देखिए NH3 और एक H+ है, ठीक, तो ये H+ जो होता है ये एसिड है, ठीक, और ये NH3 है, ये NH3 बिहेव कर रहा है एक लुईस बेस की तरह, ये है लुईस एसिड H+, ठीक। यहाँ हो क्या रहा है? H+ के पास की जो वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 इसको पूरे करने, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक, अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, इसके पास H2 बन गया ये, ठीक। अब क्या होगा? ये क्या करेगा? NH वाला जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करे, ये इसके साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा डोनेट करने के बाद, ठीक, इसको डोनेट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, जो ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, फिर इसको क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बना लिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके साथ? H के साथ, NH3 ने। ये आपको सिंबल दिख रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होता है, इसको डोनेट करा जाता है, उसकी तरफ एरो बनाई जाती है, ठीक, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट, तो ये NH4+ हमारा मॉलिक्यूल तैयार हो गया, ठीक है, ये है इसका। अब ये BF3 को भी एक्सप्लेन करता है कि BF3 क्यों एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक।
यहाँ है BF3 के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो NH3 से इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, ठीक। अब क्या करेगा, दे दिया, ट्रांसफर हो गया, अब क्या करेगा, इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और बना देगा। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद वो कहला जाता है, डोनेट करने के बाद फिर कोवलेंट बॉन्ड बनाना, तो उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये रहा इसका सिंबल, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी अणु, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक। ठीक है, तो यानी कि सभी जैसे कि NH4+ NO2 ये सब एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और अतः सभी धातु, जितने भी सभी मेटल्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं, धनायन यानी कि कैटायन, ठीक है। धनायन लुईस अम्ल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लुईस एसिड्स होते हैं, ऑल राइट। और जितने भी लिगेंड्स हैं, यानी जैसे H2O, NH3OH - NH, तो ये सभी जो धातु होते हैं, ये धनायनों के साथ संकर यौगिक बनाते हैं, मतलब कि इनके सबके साथ मिलके ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। H2 हो गए या फिर NH3 हो गए, OH हो गए, ये सभी लुईस एसिड या फिर जो मेटल हैं, इनके साथ मिलके पॉजिटिव आयन के साथ मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लुईस बेस बोला जाता है, ओके। लुईस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो ये अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस का जो हाइब्रिड आयन होता है, ठीक है, संकर आयन मतलब हाइब्रिड आयन, इसके हाइब्रिड आयन है, ठीक है। एसिड और बेस का की जो इसकी क्रिया होती है, जो रिएक्शन हो रही है, उसमें अंतर करने में असफल रहा, ठीक है, मतलब कैसे बन रहा है उस क्रिया के अंतर करने में असफल रहा है। दूसरा क्या है कि ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड ज़्यादा वीक होगा, ये इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र की बात करता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र से हम कुछ नहीं बता सकते कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा या वीक कब होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हो गया, वो तो जैसे होता है वैसे ही होगा हर किसी में, तो कोई ज़्यादा या कम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कौन सा वीक हो रहा है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब के लिए इतना ही, थैंक यू।